अपने लिए कल्पना कीजिए, आपको बताया गया है कि आपका देश 73 दिन बाद आजाद होने वाला है। आप खुश हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आजादी के बाद आपका घर किस देश में होगा, तो और आपके पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि उस समय भारत का नक्शा तो तय ही नहीं हुआ था। और अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक तरफ बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और इनके बीच लॉर्ड माउंटबेटन। सामने कागज हैं, चेहरे गंभीर हैं। पहली नजर में यह बस एक राजनीतिक बैठक सी लगती है, लेकिन तस्वीर को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। आज तारीख है 3 जून 1947। भारत की आजादी से ठीक 73 दिन पहले इस कमरे में उस दिन भारत के भविष्य पर फैसला हो रहा था। लेकिन जिस चीज पर फैसला होना था उसकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा अभी खींची ही नहीं गई थी। आजादी की तारीख तय होने वाली थी, देश बनने वाला था, सत्ता हस्तांतरित होने वाली थी, लेकिन कौन सा गांव भारत में रहेगा, कौन सा पाकिस्तान में जाएगा, किसका खेत किस तरफ होगा और किसका घर किस देश में, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। और शायद यही इस तस्वीर का सबसे बड़ा रहस्य है। हम तस्वीर में 3 नेताओं को तो देखते हैं, लेकिन इतिहास हमें उस तस्वीर के बाहर खड़े करोड़ों लोगों को देखने के लिए कहता है। 3 जून 1947 को एक कमरे में भारत का राजनीतिक भविष्य तय हो रहा था और कमरे के बाहर लोग अपने ही भविष्य से अनजान खड़े थे। तस्वीर जो इतिहास बन के एक एपिसोड में आज की कहानी उसी भारत की है जो आज़ादी से सिर्फ 73 दिन दूर था, लेकिन अभी ये नहीं मालूम था कि आज़ादी के दिन वह भारत में होगा भी या नहीं। इन 3 लोगों के सामने बैठे भारत के पास बस एक चीज थी, आज़ादी की तारीख। लेकिन एक चीज अभी भी तय नहीं थी, आज़ाद भारत की सीमा। और शायद यही इस तस्वीर का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि उस दिन एक फैसला हो चुका था, लेकिन उस फैसले की रेखा अभी खींची नहीं गई थी और आने वाले 73 दिनों में वही रेखा लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। आज हम उसी भारत को देखेंगे जो आज़ादी से सिर्फ 73 दिन दूर था। लेकिन दोस्तों, ये 73 दिन अचानक नहीं आए थे। इसके पीछे लगभग 1 साल से भारत की राजनीति एक ऐसे संकट में फंसी थी जिसका आसान समाधान किसी के पास नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटेन युद्ध जीत चुका था, लेकिन युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था। भारत में भी अब अंग्रेजी शासन की स्थायित्व की धारणा टूट चुकी थी। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि भारत को सत्ता देनी होगी, लेकिन सवाल था कि किस भारत को। और यही वो सवाल था जिसका जवाब खोजने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये एक आखिरी कोशिश थी कि भारत को बिना बांटे आजाद करने की। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं था, उसके सामने उससे भी मुश्किल काम था कि क्या भारत को एक रखते हुए सत्ता भारतीयों को दी जा सकती है। और फिर 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना संवैधानिक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा भारत जिसकी केंद्र सरकार के पास सीमित विषय हो, रक्षा, विदेश मामले और संचार, बाकी शक्तियां प्रांतों के पास हो, प्रांतों के समूह बन सके। यानी एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश थी जिसमें भारत एक रहे, लेकिन मुस्लिम बहुल प्रांतों को पर्याप्त राजनीतिक स्वायत्तता भी मिले। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अलग संप्रभु राज्य बनाकर स्वीकार नहीं किया था, उसने एक संघीय ढांचे के भीतर समाधान खोजने की कोशिश की थी। कुछ समय के लिए लगा कि शायद रास्ता निकल आया है, लेकिन समस्या सिर्फ संविधान की नहीं थी, समस्या थी भरोसे की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उस योजना को अपने अपने राजनीतिक हितों की दृष्टि से देख रहे थे, और जिस समझौते को एक पक्ष भारत को बचाने का रास्ता मान रहा था, दूसरा पक्ष उसमें अपने भविष्य की असुरक्षा देख रहा था। और धीरे धीरे वह आखिरी संवैधानिक पुल भी टूटने लगा और फिर राजनीति सड़कों पर उतर आई। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक हिंसा होती है। फिर नोआखली, बिहार और बाद में पंजाब। और अब भारत की समस्या केवल एक ये नहीं रह गई कि संविधान कैसा होगा, अब सवाल बदल चुका था। अब लोग पूछने लगे थे कि अगर देश बटा तो हम कहाँ होंगे। ये फर्क बहुत बड़ा था। राजनीतिक असहमति अभी तक नेताओं के बीच थी, लेकिन जब हिंसा ने समाज को छू लिया तो राजनीतिक घरों तक पहुंच गई। लोग अपने पड़ोसी को सिर्फ पड़ोसी की तरह नहीं, कभी कभी एक संभावित खतरे की तरह देखने लगे। और एक संयुक्त भारत की संवैधानिक बहस धीरे धीरे सुरक्षा और अस्तित्व की बहस बन गई। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी। भारतीय नेताओं ने केंद्र की सत्ता चलाना शुरू किया। बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई, लेकिन यह व्यवस्था अजीब विरोधाभास से भरी थी। सत्ता साझा हो रही थी, लेकिन विश्वास नहीं। एक ही शासन व्यवस्था के भीतर 2 बड़े बड़े राजनीतिक पक्ष मौजूद थे, लेकिन भारत के भविष्य की उनकी कल्पना अलग थी। ब्रिटेन के लिए यह संकेत साफ था कि अगर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण
और मुश्किल होता जाएगा। और फिर 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरित कर देगा। ध्यान दीजिए, जून 1948। उस समय 15 अगस्त 1947 का सवाल ही नहीं था। अभी 1 साल से ज्यादा समय बाकी था। लेकिन इतिहास कभी कभी सरकारों की घड़ी से भी तेज चलता है। फिर आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसराय। उन्हें भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक कठोर वास्तविकता थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की संभावना कमजोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी और ब्रिटिश सरकार लंबे संक्रमण से बचना चाह रही थी। फिर बातचीत हुई, कई बैठकें हुई, कई विकल्पों पर विचार हुआ और अंततः वह क्षण आया जिसने इस तस्वीर को इतिहास बना दिया। 3 जून 1947। अब वापस तस्वीर पर आइए। नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन। इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की नई योजना सार्वजनिक की। अब ब्रिटिश भारत के विभाजन का रास्ता साफ था। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन, पंजाब और बंगाल के भविष्य पर अलग अलग निर्णय, कुछ क्षेत्रों में रेफरेंडम और नई सीमाएं तय करने के लिए बाउंड्री कमीशंस। लेकिन यही एक ऐसी बात छिपी है जिसे हम अक्सर इतिहास की किताब में पढ़कर आगे निकल जाते हैं। 3 जून को विभाजन तय हो गया था, लेकिन सीमा अभी तय नहीं हुई थी। यानी भारत के पास अब आजादी की तारीख थी, लेकिन आजाद भारत का नक्शा अभी अधूरा था। और अब शुरू हुआ 73 दिनों का काउंटडाउन। जरा इस संख्या को महसूस करके देखिए, 73 दिन। और इन 73 दिनों में सिर्फ स्वतंत्रता समारोह की तैयारियां नहीं हो रही थी। एक साम्राज्य को समाप्त होना था, 2 नए राज्यों को खड़ा होना था, सरकार बननी थी, प्रशासन बांटना था, सेनाएं बांटनी थी, पुलिस व्यवस्था बदलनी थी, सरकारी संपत्ति बांटनी थी, रेलवे और संचार व्यवस्था का पुनर्गठन होना था और सबसे मुश्किल, जमीन बांटनी थी। क्योंकि सत्ता के कागज बांटे जा सकते हैं, फाइलें बांटी जा सकती हैं, दफ्तर बांटे जा सकते हैं, लेकिन जमीन के साथ तो लोग रहते हैं और लोग किसी फाइल की तरह अलग नहीं किए जा सकते। और तभी आता है एक आदमी, सर सिरिल रेडक्लिफ। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस आदमी को भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण सीमाएं खींचने के लिए भेजा गया था, उसने भारत को पहले कभी देखा ही नहीं था। रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। 15 अगस्त तक 6 सप्ताह से भी कम समय उन्हें पंजाब और बंगाल की बाउंड्री कमीशन का नेतृत्व करना था। उनके सामने नक्शे थे, सेंसस के आंकड़े थे, जिलों की सीमाएं थी, सड़कें थी, रेलवे लाइनें थी, नहरें थी, आबादी का धार्मिक वितरण था, कांग्रेस के दावे थे, मुस्लिम लीग के दावे थे, सिख रिप्रेजेंटेटिव्स की चिंताएं थी और हर पक्ष के पास अपने पक्ष में तर्क थे। लेकिन उनके पास बस समय नहीं था। लकी चेस्टर के बाउंड्री कमीशन पर अध्ययन के अनुसार रेडक्लिफ 8 जुलाई को भारत पहुंचे हैं और 15 अगस्त को विड्रॉल डेडलाइन से 6 सप्ताह से भी कम समय में काम शुरू किया। उनके सामने पंजाब की जटिल आबादी, प्रशासनिक सीमाएं और अलग अलग पक्षों के कॉम्पिटिंग मैप्स थे। अब सोचिए, सदियों से साथ बसे लोगों के बीच सीमाएं खींचने के लिए क्या 6 सप्ताह काफी थे? किसी नक्शे पर एक लाइन जो बहुत छोटी दिखाई देती है, शायद कुछ मिलीमीटर्स की, लेकिन जमीन पर वही लाइन एक गांव को 2 हिस्सों में बांट सकती है, एक परिवार को 2 देशों में, एक खेत को एक तरफ और उसका मालिक दूसरी तरफ, एक बाजार को भारत में और उसके ग्राहक को पाकिस्तान में। यही कारण है कि पार्टीशन की सीमा केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी, वो एक ह्यूमन बाउंड्री थी। और उस समय सबसे भयावह बात यह थी कि जिन लोगों की जिंदगी उस रेखा से बदलने वाली थी, उन्हें यह भी नहीं पता था कि रेखा कहाँ खींचेगी। और अब आती है 15 अगस्त की सबसे विचित्र बात। भारत स्वतंत्र होता है, तिरंगा फहराया जाता है, दिल्ली में उत्सव होता है, लोगों ने आज़ादी का स्वागत किया। लेकिन क्या उस दिन हर भारतीय को ये पता था कि वह भारत में है? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इतिहास का उत्तर उससे भी ज़्यादा अजीब है। बाउंड्री अवार्ड 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किए गए। यानी 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमाओं का औपचारिक सार्वजनिक निर्धारण 2 दिन बाद सामने आता है। जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए, आपके देश को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आपका घर किस देश में है। यही है इस तस्वीर का छिपा हुआ इतिहास। तस्वीर को फिर से देखिए। पहली बार आपने इसमें 3 लोग देखे थे, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 लोगों के पीछे एक पूरा खड़ा हुआ भारत। वह किसान जिसे नहीं मालूम कि उसका खेत किस देश में जाएगा, वह दुकानदार जिसे नहीं मालूम कि उसका बाजार किस तरफ होगा, वह परिवार जिसे नहीं मालूम कि अगले महीने उसका पड़ोसी उसी देश में रहेगा या दूसरे में। और सबसे बड़ी बात, उनमें से किसी के हाथ में वो नक्शा नहीं था जिस पर उनकी जिंदगी का फैसला होने वाला था। ये तस्वीर
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें नेहरू हैं, जिन्ना हैं, माउंटबेटन बैठे हैं, या इसलिए ज़रूरी है या क्योंकि यह उस क्षण को फ्रीज करती है जब राजनीतिक फैसला हो चुका था लेकिन उसका परिणाम अभी ज़मीन पर दिखाई नहीं दिया था। यानी तस्वीर में फैसला दिखाई देता है लेकिन तस्वीर के बाहर उसकी कीमत खड़ी है और घड़ी चल रही थी 3 जून, 73 दिन और फिर आया जुलाई। रेडक्लिफ आया, सीमाएं खींचने लगी, लोगों में अफवाहें फैलने लगी। कहीं उम्मीद थी कि गांव भारत में रहेगा, कहीं डर था कि वह पाकिस्तान में चला जाएगा। कहीं लोग इंतजार कर रहे थे, कहीं लोग तैयारी कर रहे थे और कहीं लोगों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्योंकि जब किसी इंसान को यह भरोसा न रहे कि कल उसका घर सुरक्षित रहेगा या नहीं, तो धीरे धीरे वो घर पर रहना बंद कर देता है और वह फिर चलता है अपने साथ जितना उठा सकता है उतना लेकर। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ कागज, कुछ तस्वीरें और कभी कभी सिर्फ अपने बच्चों का हाथ। आज 80 साल बाद हम 15 अगस्त को जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। हम जानते हैं कि हमारा तिरंगा कहाँ फहराया जाएगा। हमारे लिए भारत का नक्शा एक कागज पर बनी हुई आकृति है, लेकिन 1947 में वही नक्शा किसी का घर था और जब उस नक्शे पर एक रेखा खींची तो वह किसी के लिए वह सीमा थी तो किसी के लिए घर की आखिरी दीवार। इसलिए अगली बार जब आप 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए देखें तो एक पल के लिए उस भारत को भी याद कीजिएगा जिसने आज़ादी पाने के साथ साथ अपना एक हिस्सा खोया था। क्योंकि आज़ादी की कहानी केवल यह नहीं बताती कि भारत कब आज़ाद हुआ, वो ये भी पूछती है कि उस आज़ादी तक पहुँचते पहुँचते भारत ने क्या क्या खोया। और अब कल की अगली तस्वीर इसी सवाल का जवाब देगी। वहाँ कोई नेहरू नहीं होंगे, वहाँ कोई जिन्ना नहीं होगा, कोई माउंटबेटन नहीं, सिर्फ एक ट्रेन और उस ट्रेन में बैठे लोग। लेकिन उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें शायद 1947 की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी नहीं, उस कहानी की कीमत दिखाई देगी। क्योंकि कुछ तस्वीरें इतिहास का फैसला दिखाती हैं और कुछ तस्वीरें उस फैसले की कीमत। जय हिंद।